भारत सरकार की तरफ से देश की बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित करने वाला एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। सरकार ने देश में काम करने वाली आरआरबीज यानी रीजनल रूरल बैंक्स का एकीकरण कर दिया है और इस तरीके से अब देश में केवल 28 आरआरबीज काम करेंगी। इस एकीकरण से पहले भारत में 43 आरआरबीज काम कर रही थी। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे कि आरआरबीज होती क्या हैं, किस तरीके से काम करती हैं, इनका जो है सुपरविजन कैसे होता है और क्या कुछ खास बातें इनके बारे में हमें देखने को मिलती हैं। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। यानी कि वीडियो में बेसिकली हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमने देख लिया है। सबसे पहले बात करते हैं सवाल पे कि हमारा सवाल यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो एक सवाल आपके सामने है, सवाल आपको देखना है। सवाल का जवाब अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप सवाल का जवाब नहीं जानते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य ही है जो भी तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरआरबी से जुड़े हुए उनको समझना। तो इस आधार पर जब आप वीडियो को देखेंगे तो आप इस सवाल को भी अंत में सॉल्व कर पाएंगे। तो सवाल है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आरआरबीज का उद्देश्य केवल कृषि ऋण प्रदान करना है। दूसरा कथन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व भारत सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों के बीच विभाजित होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो बताइएगा, और नहीं पता है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को खोजने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं और खबर को देखते हैं। खबर हमारी यही है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्त सेवा विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी की है, जिस नोटिफिकेशन के तहत ये कहा गया है कि भारत में 26 आरआरबीज यानी रीजनल रूरल बैंक्स का एकीकरण कर दिया गया है, इंटीग्रेशन कर दिया गया है। और इस इंटीग्रेशन के परिणाम स्वरूप अब आपको भारत में टोटल 28 आरआरबीज काम करते हुए नजर आएंगे। सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि इस पूरे कदम का प्राथमिक उद्देश्य भारत में एक राज्य एक आरआरबी का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का पालन करना है। एक राज्य एक आरआरबी का मतलब यह है कि भारत में जितने भी राज्य हैं हर एक राज्य में एक ही रीजनल रूरल बैंक काम करेगा, उससे ज्यादा काम नहीं करेंगे। तो इस सिद्धांत को फॉलो करते हुए सरकार की तरफ से इस पूरे नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। अब वर्तमान समय में अगर आप देखें तो इस पुनर्गठन के बाद भारत के 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तकरीबन आपके पहले जो थे 43 आरआरबीज मौजूद थे और अब इनकी संख्या को घटा करके 28 कर दिया गया है। ये 28 आरआरबीज की अगर आप बात करें तो टोटल 22,000 ब्रांचेस जो हैं वो इन 28 आरआरबीज में मौजूद रहने वाली हैं, जिसमें से 92% जो ब्रांचेस हैं, 92% जो ब्रांचेस हैं वो ग्रामीण इलाकों में मौजूद हैं। तो ये कुछ डेटा है आरआरबीज के बारे में जो आपको याद रखना है कि भारत में कितनी आरआरबीज हैं। टोटल वर्तमान समय में 28 रीजनल रूरल बैंक काम कर रहे हैं, जिसमें जिन बैंकों के पास तकरीबन 22,000 ब्रांचेस हैं और इन 22,000 ब्रांचेस में से 92% जो ब्रांच हैं वो भारत के ग्रामीण इलाके में काम कर रही हैं। तो ये डेटा आपके मेंस के एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस पूरे एकीकरण का उद्देश्य अगर आप देखें तो इस एकीकरण का उद्देश्य है ये जो आपकी रीजनल रूरल बैंक्स हैं इनके संचालन को और ज्यादा बेहतर बनाना, इनके ऑपरेशनल एफिशिएंसी को और ज्यादा बेहतर बनाना, ताकि काम का जो ओवरलैप पहले हो रहा था उस ओवरलैप को रोका जा सके और उसके माध्यम से काम को और ज्यादा एफिशिएंट ढंग से किया जा सके। इसके अलावा इस उद्देश्य, इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से, इस पूरे प्रयास के माध्यम से जो लागत आपको देखने को मिलती थी, जो संसाधन इस्तेमाल किए जाते थे रीजनल रूरल बैंक की तरफ से, वो संसाधन और वो लागत भी कम की जा सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इस पूरी खबर में आपको देखने को मिले हैं जिन पॉइंट्स पर हमने चर्चा की है। अब हम बढ़ते हैं आगे। एक तो हमने खबर देख ली है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। सूचना यह है कि हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो आप हमारे ऐप पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का भी जो है एक्सपीरियंस ले सकते हैं। फिलहाल ये जो पूरा एक्सपीरियंस है आपको 2 कोर्सेज में मिलेगा, हिंदी और अंग्रेजी के जीएस ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स में। तो अगर आप इस कोर्स का लाभ उठाना चाहते हैं या फीचर का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फीचर्स क्या हैं वो एक बार अगर आप देखें तो 3 फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। सबसे पहले आप जो वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो आप देखेंगे ऐप पर, उसकी समरी आप बहुत संक्षेप में प्राप्त कर सकते हैं, जिसको आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा एआई क्विज भी आपको मिल जाएगी। आपने जो वीडियो देखा उसी वीडियो के आधार पर जो है आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं, तो एआई क्विज भी है। फिर वीडियो को देखते हुए मान लीजिए बीच में कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता है
कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है, तो आप एआई के माध्यम से आप जो आपका पूरा ऐप है उस ऐप पर जो है एआई के इस्तेमाल करते हुए सवाल भी पूछ सकते हैं। तो ये 3 फीचर आपको हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप इस पूरे ऐप का जो पूरा बेनिफिट है, पूरा जो एआई है, इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। एकीकरण के बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझते हैं कि क्या ये पहली बार हुआ है कि एकीकरण किया गया है या इससे पहले भी एकीकरण हुआ है। तो ऐसा पहली बार एकीकरण नहीं हुआ है। वर्तमान एकीकरण की बात करें तो ये आपका पूरा जो रीजनल रूरल बैंक का रिस्ट्रक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसका चौथा चरण आप कह सकते हैं। इससे पहले 3 बार आपको एकीकरण देखने को मिला है। चौथे चरण की जो बात है उसको लेकर के जो डिस्कशन की शुरुआत हुई थी वो आपको नवंबर 2024 में देखने को मिली थी। तो नवंबर 2024 में बेसिकली सरकार की तरफ से आरआरबी से जुड़े तमाम जो है स्टेक होल्डर्स थे, तमाम जो हितधारक थे, उनके साथ बातचीत की शुरुआत की गई थी ताकि भारत में आरआरबीज का जो पूरा प्रोसेस है, आरआरबीज के संचालन की जो प्रक्रिया है, उसको और ज्यादा युक्तिसंगत बनाया जा सके। अब इससे पहले कि आरआरबीज के इंटीग्रेशन को अगर आप देखें तो सबसे पहला इंटीग्रेशन जो आपको देखने को मिला था वो हुआ था 2006 से लेकर के 2010 के बीच में, जब उस समय भारत में आरआरबीज की जो टोटल संख्या थी वो तकरीबन 196 के आसपास हुआ करती थी, जिसको सरकार ने घटा करके मात्र 82 कर दिया था। यानी कि आरआरबीज की संख्या को लगभग दोगुना जो है कम कर दिया गया था। इसके बाद 2013 से 2015 के बीच में दूसरा चरण आपको देखने को मिलता है, जहां पर आरआरबीज की संख्या को 82 से कम करके 56 कर दिया जाता है। और फिर तीसरा चरण आता है 2019 से 2021 के बीच में, जहां पर आरआरबीज की संख्या को 56 से कम करके 43 कर दिया जाता है। और अब आरआरबीज की संख्या को चौथे चरण के तहत 2025 में चौथा चरण हुआ है, जहां पर आरआरबीज की संख्या को 43 से कम करके 28 कर दिया गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत में वर्तमान समय में कितने आरआरबीज हैं। टोटल 28 रीजनल रूरल बैंक जो हैं वो भारत में काम कर रहे हैं। अब एकीकरण का महत्व क्या है उसको अगर एक बार हम डिस्कस करें कि क्या इंपॉर्टेंस है, तो वैसे तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर भी एक बार अगर आप देखें तो बड़े परिचालन क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। अभी क्या होता था कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, एक ही क्षेत्र में भारत के बहुत सारे आरआरबीज काम करते थे, बहुत सारे आरआरबीज थे जो एक ही क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करते थे। लेकिन अब क्योंकि इनका इंटीग्रेशन हो गया है तो इनका पैमाना जो है, इनका जो क्षेत्र है, जो अधिकार क्षेत्र है, वो और ज्यादा विस्तारित हो गया है। तो अब बड़े लेवल पर सर्विसेज प्रदान कर सकते हैं। इससे आपके संसाधन भी बचते हैं, इससे आपका कॉस्ट भी बचता है, इससे डुप्लीकेशन की जो समस्या आती है, काम के डुप्लीकेशन की जो समस्या है, उस समस्या से भी बचा जा सकता है। इसके अलावा बैंकिंग सेवाओं और प्रौद्योगिकियों का एकीकरण और मानकीकरण भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी क्या होता था, मान लीजिए एक ये पूरा क्षेत्र है, इसमें 3 आरआरबीज काम कर रहे थे। तीनों आरआरबीज का अपना अलग प्रोसेस हुआ करता था, अपनी अलग प्रक्रिया थी, अपनी अलग टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। लेकिन अब इन तीनों को मिला करके एक ही आरआरबी कर दिया गया है। तो अब अगर एक ही आरआरबी मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि इन तीनों के पास जो टेक्नोलॉजी मौजूद थी वो एक ही आरआरबी में आ गई है। तो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हुआ है, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है। पहले क्या होता था कि क्योंकि 3 आरआरबीज आपके मौजूद थे, तो जो भी इनके कस्टमर्स थे उनको, जो भी, जैसे मान लीजिए आरआरबी ए है, ये बी है, ये सी है, तो जो भी कस्टमर था उसको, अगर वो बी का कस्टमर है तो उसको बी के टेक्नोलॉजी को फॉलो करना पड़ता था, बी के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता था। अगर कोई आरआरबी ए का कस्टमर है तो उसको ए के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता था। पर क्योंकि अब ये जो है इनको मिला दिया गया है तो प्रोसेस का मानकीकरण भी हो गया है, स्टैंडर्डाइजेशन भी हो गया है। अब एक ही प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। फिर जोखिम लेने की जो क्षमता है उसमें भी आपको विस्तार देखने को मिला है। पहले आपके आरआरबीज बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, जिसकी वजह से उनकी जोखिम लेने की जो क्षमता है वो कंपैरेटिवली कम हुआ करती थी, रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है वो कम हुआ करती थी, क्योंकि उनके पास पैसे कम थे। पर अब क्योंकि इनका एकीकरण हो गया है, अब सारे एक साथ मिलकर के आ गए हैं, तो इनके पास जो पैसे हैं वो पैसे भी आपके बढ़ गए हैं, तो पैसे भी ज्यादा आ गए हैं, जिसके माध्यम से ये जो है और बेहतर ढंग से जोखिम को प्रबंधित कर सकते हैं। तो जोखिम प्रबंधन आपको देखने को मिला है। और प्रति राज्य एक प्रायोजिक बैंक के तहत एकीकृत शासन भी जो है बेहतर हो जाएगा। पहले क्या होता था, तो हम बार बार इसको कंपेयर करेंगे पहले से, ताकि आप समझ सकें कि क्या चेंजेस आए हैं और वो चेंजेस कैसे बेनिफिशियल हैं। तो पहले क्या होता था कि जो आपके अलग अलग बैंक थे, ये अलग अलग बैंक जो है, अलग अलग जो आरआरबीज थे वो अलग अलग बैंक द्वारा प्रायोजित होते थे, उनको उसके प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, क्योंकि एक ही आरआरबी है तो इसका जो स्पॉन्सर्ड बैंक होगा वो भी एक ही होगा। स्पॉन्सर्ड बैंक का मतलब होता है कि आरआरबी का जो स्ट्रक्चर है
वो बेसिकली उसमें 3 एंटिटीज होती हैं। एक तो केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है, एक राज्य सरकार की हिस्सेदारी है और एक प्रायोजित बैंक होता है, स्पॉन्सर्ड बैंक होता है। ये स्पॉन्सर्ड बैंक बेसिकली जो आरआरबी है वो काम कैसे करेगा, उसको ऑपरेशनल कैपेसिटी प्रदान करता है। तो मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक जो है वो एक स्पॉन्सर्ड बैंक हो सकता है, आईसीआईसीआई बैंक एक रीजनल रूरल बैंक गठित कर सकता है, एसबीआई बैंक जो है वो एक स्पॉन्सर्ड बैंक हो सकता है। तो पहले एक ही राज्य के अंतर्गत अलग अलग स्पॉन्सर्ड बैंक हुआ करते थे, पर क्योंकि अब एक राज्य में एक ही बैंक है तो उस बैंक को स्पॉन्सर्ड करने वाला भी बैंक एक ही होगा, तो इसके माध्यम से इंटीग्रेटेड गवर्नेंस सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बेनिफिट जो हैं वो इस एकीकरण के माध्यम से हम कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर हमने इस पूरे एकीकरण की जो योजना है उसको समझ लिया है। अब हम समझते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते क्या हैं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अगर आप बात करें, इनके नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये काम क्या करते हैं। 2 चीजें इनके नाम में मौजूद हैं जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें दरअसल। एक है बैंक। बैंक का मतलब यह है कि बैंकिंग सुविधाएं देते हैं। अब बैंकिंग सुविधाओं में बहुत सारी चीजें आती हैं, में मूलतः जो 2 चीजें बैंकिंग सेवाओं में होती हैं वो एक है आपका पैसे को जमा करना और एक है आपका लोन देना। तो ये जो आपके रीजनल रूरल बैंक होते हैं ये क्या करते हैं, एक तो पैसों को जमा करते हैं और दूसरा लोन देते हैं। तो ये बैंकिंग सुविधाएं हो गई। दूसरा जो वर्ड है वो आपका ग्रामीण है। तो ये बैंक क्या है, ये ग्रामीण लेवल पर काम करते हैं, क्षेत्रीय या आप कह सकते हैं रूरल लेवल पर काम करते हैं। तो ये भी इनकी विशेषता है कि रूरल लेवल पर काम करते हैं। और हमने डेटा भी देखा कि जो आपके रीजनल रूरल बैंक हैं उसमें से 92% जो ब्रांचेस हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में या अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद हैं। तीसरा शब्द है आपका क्षेत्रीय। क्षेत्रीय होने का मतलब यह है कि बेसिकली बहुत बड़े लेवल पर काम नहीं करते हैं बल्कि बहुत छोटे से लेवल पर काम करते हैं। अधिकतम जो इनका दायरा हो सकता है अभी वर्तमान समय में वो राज्य के लेवल पर हो सकता है, इससे बड़े लेवल पर ये काम नहीं करते हैं। तो क्या है, बैंक हैं, ग्रामीण सेवाएं प्रदान करते हैं और क्षेत्रीय लेवल पर काम करते हैं। इससे मिलकर के बनता है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक को लेकर के सरकार 1975 में कानून लेकर के आई थी जिसको कहा जाता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976। इसके अलावा इस पूरे बैंक को, इस पूरे स्ट्रक्चर को गठित किया गया था नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट पर। अब ये रिपोर्ट का नाम आप याद रख सकते हैं कि कौन सी रिपोर्ट, कौन सी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर भारत में रीजनल रूरल बैंक्स का गठन किया गया था। तो नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत में आरआरबीज का गठन हुआ था। नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट आई थी 1975 में। इनका काम क्या है वो हमने पहले ही देख लिया कि ग्रामीण भारत में जो ऋण का अंतराल है, जो एक लेंडिंग गैप आपको देखने को मिलता है, उस गैप को फिल करना और ग्रामीण भारत में ऋण को संस्थागत बनाना। ऋण को संस्थागत बनाने का बेसिकली मतलब यह है कि पहले क्या होता था कि भारत में जो ग्रामीण इलाके थे वहां पर जो लोन लिया जाता था वो इनफॉर्मल सेक्टर से लिया जाता था। इनफॉर्मल सेक्टर जैसे आपके कोई रिश्तेदार हो गया, कोई साहूकार हो गया, कोई बड़ा जमींदार हो गया, उनसे लोन लिया जाता था। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में कई बार क्या देखने को मिलता था कि जो ग्रामीण किसान हैं वो ऋण के जाल में फंस जाते थे। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि जो आपका लेंडिंग प्रोसेस है वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है। लेकिन आरआरबीज के माध्यम से सरकार ने कोशिश की है कि भारत में ग्रामीण लेवल पर जो लेंडिंग का प्रोसेस है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सके। तो इसको आप कह सकते हैं कि यहां पर इसको इंस्टीट्यूशनलाइज भी किया गया है। फिर पीएसएल नॉर्म्स की अगर आप बात करें, पीएसएल नॉर्म्स को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि पीएसएल नॉर्म्स का मतलब क्या है और पीएसएल नॉर्म्स किस तरह से काम करते हैं। तो पीएसएल की दरअसल फुल फॉर्म है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। दरअसल क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आरबीआई द्वारा तय किया जाता है। आरबीआई ने यह तय कर रखा है बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर वो क्षेत्र होते हैं जो कि भारतीय इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको बहुत ज्यादा लोन नहीं मिल पाता है। अगर सरकार इनकी सहायता ना करे तो इनके लिए लोन लेना मुश्किल हो जाता है। उनको कहा जाता है प्रायोरिटी सेक्टर। कौन कौन से सेक्टर इसमें शामिल हैं, तो इसमें आप एग्रीकल्चर सेक्टर को शामिल कर सकते हैं, इसमें आप एमएसएमई सेक्टर को शामिल कर सकते हैं, इसमें आप एजुकेशन सेक्टर को शामिल कर सकते हैं, इसमें आप एक्सपोर्ट प्रमोशन को शामिल कर सकते हैं। इंपोर्ट इसमें शामिल नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है, इसमें केवल एक्सपोर्ट प्रमोशन को शामिल किया जाता है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जो कि प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अब आप सोच करके देखिए कि क्षेत्र जो आपके सामने लिखे हुए हैं, मान लीजिए आप जो है एमएसएमई सेक्टर में काम करते हैं, बहुत छोटी सी आपकी इंडस्ट्री है, तो क्या कोई बैंक अपने रिस्क पर आपको लोन देना चाहेगा? जाहिर तौर पर नहीं देना चाहेगा, क्योंकि बैंक को भी पता है कि अगर आप ढंग से व्यवसाय नहीं कर पाए तो बैंक के पैसे डूब सकते हैं। ऐसे में आरबीआई ने क्या डिसाइड किया हुआ है कि जो भी आपके बैंक हैं उनके लिए कुछ पैसा इन क्षेत्रों को देना अनिवार्य है। एमएसएमई को देना अनिवार्य है, एग्रीकल्चर सेक्टर को देना अनिवार्य है, एजुकेशन सेक्टर को देना अनिवार्य है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए देना अनिवार्य है। तो आरबीआई की तरफ से इन सभी क्षेत्रों को कितना पैसा देना है अलग अलग बैंकों को, उसका एक आंकड़ा निर्धारित किया गया है। तो जो सामान्य बैंक होते हैं, नॉर्मल जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं,
उनके लिए अनिवार्य है कि वो अपने कुल पैसे का तकरीबन 40% हिस्सा जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देंगे। यानी कि अगर आपका एग्जाम्पल के तौर पर आप मान के चलिए कि एक बैंक है आपका एसबीआई। एसबीआई क्या है? एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। अब एसबीआई के लिए आरबीआई ने अनिवार्य बना रखा है कि एसबीआई अगर 100 रुपए का लोन देता है तो उसमें से 40 रुपए का लोन जो है वो इनमें से किसी एक को दिया जाना चाहिए, या अलग अलग जो है 20 रुपए किसी को दिए जा सकते हैं, 10 रुपए किसी को दिए जा सकते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना अनिवार्य है। अगर आरबीआई या एसबीआई ऐसा नहीं करता है तो एसबीआई को दंडित किया जा सकता है। तो ये तो आपका जो सामान्य शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनके लिए 40% आंकड़ा है। कोई फॉरेन बैंक अगर भारत में काम कर रहा है और उस फॉरेन बैंक की ब्रांचेस जो है वो 20 से ज्यादा हैं तो उसके लिए भी 40% पैसा जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में देना अनिवार्य हो जाता है। अब ये आंकड़ा जो है, ये आंकड़ा रीजनल रूरल बैंक्स के लिए कितना है? तो रीजनल रूरल बैंक्स तो काम ही ग्रामीण लेवल पर करते हैं, काम ही क्षेत्रीय लेवल पर करते हैं, तो इनके लिए आंकड़ा थोड़ा ज्यादा होता है। जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनके लिए 75% जो पैसा है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना अनिवार्य है, वो पीएसएल में देना अनिवार्य है। तो ये हमने पीएसएल की भी बात की, पीएसएल क्या होता है उसको समझा, और डिटेल में आगे हम बात करेंगे कभी अगर ये टॉपिक चर्चा में आता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। सुपरवाइजरी कंट्रोल किसके पास है? नाबार्ड के पास है, ये भी आपको याद रखना है। गवर्निंग स्ट्रक्चर कैसा होता है? ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो हमने देखा था कि इनकी गवर्निंग स्ट्रक्चर में, ओनरशिप स्ट्रक्चर में 3 एंटिटीज होती हैं। एक तो आपका केंद्रीय बैंक है, दूसरा आपका राज्य की सरकार, केंद्र सरकार है, दूसरा आपका राज्य सरकार है, और तीसरा स्पॉन्सर्ड बैंक होता है। सबसे ज्यादा जो आपकी ओनरशिप है वो केंद्र सरकार के पास होती है 50%, दूसरे नंबर पर राज्य सरकार है 15% और तीसरे नंबर पर 35% जो आपका प्रायोजित यानी स्पॉन्सर्ड बैंक है उसके पास हिस्सेदारी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आरआरबीज के बारे में देखे। आरआरबीज के महत्व को अगर आप देखें, महत्व तो बहुत संक्षेप में आप समझ लीजिए, वैसे हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि ग्रामीण विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र पर कृषि को डेवलप करने में, व्यापार को डेवलप करने में, सेवाओं को डेवलप करने में, वहां पर इनकी जो है भूमिका काफी इंपॉर्टेंट होती है। फिर वित्तीय समावेशन में भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन में, क्योंकि जो भारत के बड़े बैंक हैं वो संभवतः ग्रामीण क्षेत्रों पर नहीं पहुंच पाते हैं। वो जैसे आईसीआई बैंक है, आप कल्पना कीजिए कि अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो क्या आपको आईसीआईसीआई बैंक की कोई ब्रांच मिलती है? अगर मिलेगी भी तो आपको बहुत दूर मिलेगी। लेकिन ये जो आपके रीजनल रूरल बैंक्स हैं ये क्योंकि काम ही ग्रामीण लेवल पर करते हैं तो ये गांव में भी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा देते हैं। फिर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी इनके माध्यम से जो है और ज्यादा मजबूत होती है और ऋण को ये संस्थागत करते हैं, चैनलाइज करते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आरआरबीज के बारे में हमने समझे, इनका इंपॉर्टेंस क्या होती है उस पर हमने बात की। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो होता है समाप्त। अंत में आपके लिए जो करंट अफेयर का सवाल था, अब आप उसका जवाब मुझे उम्मीद है कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। सवाल एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। 2 कथन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला कथन है आरआरबीज का उद्देश्य केवल ऋण कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करना है। दूसरा हमारा ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व भारत सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों के बीच विभाजित होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है या फिर है, इसका जवाब आपको देना है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।